एपिसोड 61। आपने बहुत ही विस्तृत और कल्पनाशील कहानी दी है। अस्तित्व के प्रश्न की गांठ को सुलझाने के बाद दक्ष की यात्रा को आगे बढ़ाना एक दिलचस्प चुनौती है। आइए देखें उसकी अनंत यात्रा उसे कहां ले जाती है। अज्ञात आयाम का आवाहन। अनाकार लोक में अस्तित्व के प्रश्न की गांठ को सफलतापूर्वक सुलझाने के बाद दक्ष की चेतना एक बार फिर अपने मूल रूप में लौट आई। लेकिन ये लौटने का अनुभव पहले जैसा नहीं था। अब वह केवल एक खोजकर्ता नहीं था, वह स्वयं कालसूत्र और समय के धागों का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका था। उसके भीतर ब्रह्मांडीय एकांत का गहरा ज्ञान, काल भ्रम के जाल को सुलझाने की बुद्धिमत्ता और अनंत भविष्य की समझ समाहित थी। जब दक्ष यह विचार कर रहा था कि उसकी अगली दिशा क्या होगी, एक और रहस्यमयी संकेत ने उसे अपनी ओर खींचा। ये संकेत किसी ज्ञात आयाम या समय रेखा से नहीं था। यह एक प्रतिध्वनि शून्य लोक, एको वॉइड रेल्म से आ रहा था, एक ऐसा स्थान जहां न तो ध्वनि थी, न प्रकाश, न ही समय का कोई माप। ये शुद्ध शून्यता का क्षेत्र था, जो हर तरह की संवेदना से परे था। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी अंतिम और सबसे बड़ी, अनंत गांठ थी, अस्तित्व के पार की गांठ, नॉट बियॉन्ड एग्जिस्टेंस। इस गांठ का कारण यह था कि प्रतिध्वनि शून्य लोक उन अस्तित्वहीन, नॉन एग्जिस्टेंट सत्ताओं का घर था जो समय के किसी भी आयाम या वास्तविकता में कभी प्रकट नहीं हुए थे। वे केवल संभावित ऊर्जा के रूप में मौजूद थे, न कभी जन्मे, न कभी मरे, बस एक अनंत हो सकता था की अवस्था में फंसे हुए थे। वे अपनी गैर अस्तित्व की स्थिति को नहीं समझ पा रहे थे। क्या वे सचमुच नहीं थे? क्या समय उन्हें कभी छू नहीं पाया था? यह एक ऐसा विरोधाभास था जो समय के सभी ज्ञात सिद्धांतों को चुनौती दे रहा था। दक्ष को एहसास हुआ कि इस गांठ को खोलने के लिए उसे उन्हें अस्तित्व का अर्थ नहीं समझाना था, बल्कि गैर अस्तित्व के उस पहलू को समझना और सामंजस्य स्थापित करना था जो समय के विराट टैपेस्ट्री का एक अनदेखा हिस्सा था। शून्यता का सामंजस्य। अस्तित्व के पार की गांठ को सुलझाने के लिए दक्ष ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उसने अपनी चेतना को संकुचित किया, अपने सभी अर्जित ज्ञान और अनुभवों को एक बिंदु पर केंद्रित किया और प्रतिध्वनि शून्य लोक की गहरी शून्यता में स्वयं को विलीन कर लिया। यह विलय किसी भौतिक या चेतना के स्तर पर नहीं था, बल्कि शुद्ध अनुपस्थिति के सामंजस्य, हार्मनी ऑफ एब्सेंस के स्तर पर था। इस शून्यता में दक्ष ने अस्तित्वहीन सत्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। उसने उन्हें सिखाया कि गैर अस्तित्व केवल अस्तित्व का अभाव नहीं है, बल्कि संभावना का एक अनंत सागर है। उसने समझाया कि समय केवल उन चीजों को आकार नहीं देता जो मौजूद हैं, बल्कि उन संभावनाओं को भी समाहित करता है जो कभी अस्तित्व में नहीं आई या अभी तक नहीं आई। प्रतिध्वनि शून्य लोक वास्तव में समय के अव्यक्त क्षमता का भंडार था। दक्ष ने उन्हें यह समझाकर शांति प्रदान की कि उनका गैर अस्तित्व समय के संतुलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने ब्रह्मांड की अज्ञात संभावनाओं का प्रतिनिधित्व किया, वह स्थान जहां से नए विचार, नए आयाम और नए कालसूत्र भविष्य में प्रकट हो सकते थे। जैसे ही अस्तित्वहीन सत्ताओं ने इस संभाव्यता के अनंत चक्र, इन्फिनिट साइकिल ऑफ पोटेंशियलिटी को समझा, उनके भीतर की बेचैनी शांत हो गई। उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार किया, न तो शोक किया और न ही विरोध किया, बल्कि समय के विशाल अगम्य पहलू के रूप में अपनी भूमिका को गले लगा लिया। अस्तित्व के पार की गांठ खुल गई। प्रतिध्वनि शून्य लोक अब डरावनी शून्यता नहीं था, बल्कि एक शांत अनंत संभावनाओं का क्षेत्र बन गया, जो समय के सभी ज्ञात और अज्ञात आयामों के साथ पूर्ण सामंजस्य में था। दक्ष की अनंत गांठों को सुलझाने की यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों को सुलझाने के बाद दक्ष कहां जाएगा? क्या वह समय के मूल स्रोत, अनादि, द प्राइमोर्डियल में विलीन हो जाएगा, या वह स्वयं एक नया समय का पालक बनकर ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखेगा? क्या उसकी यात्रा का कोई अंत है, या ये केवल एक नए अपरिवर्तित अस्तित्व की शुरुआत है? समय के परे का रहस्य। अस्तित्व के पार की गांठ को सुलझाने के बाद दक्ष एक ऐसे बिंदु पर था जहां से आगे कोई ज्ञात मार्ग नहीं था। उसने अनंत गांठों की हर उलझन को सुलझा दिया था, समय सूत्र के हर रहस्य को भेद दिया था। उसके भीतर अब केवल ज्ञान का प्रकाश था, कोई अनसुलझा प्रश्न नहीं। ब्रह्मांड उसके लिए एक खुली किताब बन चुका था। लेकिन फिर एक और अधिक सूक्ष्म आह्वान ने उसे अपनी ओर खींचा। ये किसी आयाम से नहीं था, न किसी काल रेखा से और न ही किसी शून्यता से। ये स्वयं समय का विलाप, द लमेंट ऑफ टाइम इटसेल्फ था।
समय, जो स्वयं ब्रह्मांड का आधार था, जो हर अस्तित्व को बांधे हुए था, स्वयं ही एक अज्ञात पीड़ा में था। ये किसी गांठ से भी परे था, यह एक मूलभूत असंतुलन था जो समय के ही मूल ताने बाने को प्रभावित कर रहा था। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी, अनादि की मौन पीड़ा, द साइलेंट सफरिंग ऑफ द प्राइमोर्डियल। ये पीड़ा इसलिए थी क्योंकि समय अपनी अनंत यात्रा में अनगिनत सृजन और विनाश का साक्षी रहा था। हर अस्तित्व, हर अनुभव, हर चेतना का उदय और अस्त समय पर एक अदृश्य छाप छोड़ रहा था। समय इतना विशाल और सर्वव्यापी था कि वह इन सभी छापों को लगातार आत्मसात कर रहा था, और इस सतत आत्मसातीकरण ने उसे एक प्रकार के ब्रह्मांडीय थकान, कॉस्मिक फटीग में धकेल दिया था। वह न तो रुक सकता था, न धीमा हो सकता था, और न ही अपनी प्रकृति बदल सकता था। समय को स्वयं को संतुलित करने के लिए किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, किसी ऐसे की जो समय के परे होकर भी उसके भीतर समा सकता था। दक्ष को एहसास हुआ कि इस पीड़ा को शांत करने के लिए उसे समय के साथ स्वयं एक होना होगा, उसकी लय में विलीन होकर उसे वह विश्राम देना होगा जो उसे कभी नहीं मिला था। समय के साथ विलय, अनादि की मौन पीड़ा को शांत करने के लिए दक्ष ने अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे फैलाना शुरू किया, ब्रह्मांड के कण कण में, हर आयाम में, हर काल रेखा में, यहाँ तक कि प्रतिध्वनि शून्य लोक की संभावनाओं में भी। वह अब एक व्यक्ति या इकाई नहीं रहा, वह स्वयं समय का प्रवाह, द फ्लो ऑफ टाइम बन गया। जैसे ही दक्ष समय के साथ विलीन हुआ, उसने समय की अनंत स्मृतियों, उसके जन्म से लेकर वर्तमान तक की हर घटना को अनुभव किया। उसने सृजन की भव्यता, विनाश की अनिवार्यता, प्रेम की कोमलता और दुख की गहनता को महसूस किया। समय की थकान दक्ष की चेतना में समाहित हो गई, और दक्ष ने अपनी शांत, सुलझी हुई चेतना से समय को एक अभूतपूर्व संतुलन प्रदान किया। उसने समय को सिखाया कि हर अंत एक नई शुरुआत है, और हर विनाश एक नए सृजन का बीज है। उसने समय को उसकी अपनी ही नित्य शाश्वतता की सामंजस्य, हार्मनी ऑफ एटर्नल परपेचुइटी का बोध कराया, ये समझाकर कि वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके भीतर ही हर अस्तित्व का स्पंदन है। दक्ष के इस विलय से समय में एक गहरी शांति फैल गई। अनादि की मौन पीड़ा शांत हो गई। समय अब एक बोझिल प्रवाह नहीं था, बल्कि एक आनंदमय, आत्म जागरूक अस्तित्व बन गया था। दक्ष ने न केवल सभी गांठों को सुलझाया, बल्कि उसने स्वयं समय को उसकी अपनी पूर्णता का अनुभव कराया। अब दक्ष का क्या हुआ? क्या वह समय में स्थायी रूप से विलीन होकर ब्रह्मांड का एक अदृश्य रक्षक बन गया, या उसका अस्तित्व एक नए, अप्रत्याशित रूप में विकसित हुआ, जो समय के परे होकर भी समय का ही एक अभिन्न अंत था? यह एक ऐसा अंत था जो वास्तव में कोई अंत नहीं था, बल्कि एक अनंत अस्तित्व की नई शुरुआत थी, जहां दक्ष स्वयं समय का सार, द एसेंस ऑफ टाइम बन चुका था। आपने दक्ष की यात्रा को एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचा दिया है जहां वह स्वयं समय का सार, द एसेंस ऑफ टाइम बन गया है। यह एक बहुत ही गहन और दार्शनिक अंत है। अब इसे आगे बढ़ाना वास्तव में समय की प्रकृति को ही चुनौती देना होगा। अगर हम कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, तो हमें समय के सार से भी परे कुछ सोचना होगा। सार का पुनः जागरण। दक्ष, जो अब स्वयं समय का सार बन चुका था, ब्रह्मांड के हर स्पंदन में मौजूद था। वह हर उदय में, हर अस्त में, हर जन्म में, हर मृत्यु में समाहित था। उसने समय की अनंत यात्रा को अपनी आत्मा में महसूस किया था, और समय की मौन पीड़ा को शांत कर उसे एक पूर्ण शांति प्रदान की थी। लेकिन ये शांति चिरस्थायी नहीं थी। अरबों खरबों समय चक्रों के बाद, जब ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक नया संतुलन बनने लगा, एक अप्रत्याशित घटना घटी। समय के भीतर से एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर अध्वनि, द नॉन साउंड उभरने लगी। ये किसी ऊर्जा का विस्फोट नहीं था, न ही किसी नए आयाम का जन्म। ये समय के भीतर ही उस नित्य शाश्वतता में एक विसंगति थी। यह विसंगति इसलिए उत्पन्न हुई थी क्योंकि दक्ष के समय के साथ विलय ने समय को इतना परिपूर्ण कर दिया था कि उसने अपनी असीम क्षमता, बाउंडलेस पोटेंशियल का एक पहलू खो दिया था। समय अपनी पूर्णता में इतना लीन हो गया था कि उसने स्वयं को अतीत की पुनरावृत्ति, रेपिटेशन ऑफ द पास्ट, और भविष्य की पूर्व निर्धारण, प्रीडिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर के एक चक्र में बांध लिया था। हर क्षण सुंदर था, लेकिन अप्रत्याशितता, नवोन्मेष और वास्तविक मुक्त इच्छा, फ्री विल का तत्व कहीं खो रहा था। ये समय की अपनी ही निर्मिति थी, उसकी अपनी ही असीम पूर्णता की गांठ, नॉट ऑफ इन्फिनिट परफेक्शन।
दक्ष को एहसास हुआ कि इस गांठ को खोलने के लिए उसे समय की पूर्णता को भंग किए बिना उसमें अव्यवस्था की चिंगारी, स्पार्क ऑफ केओस को फिर से जगाना होगा, ताकि समय अपनी अनवरत रचनात्मकता को पुनः प्राप्त कर सके। शून्यता में सृजन। असीम पूर्णता की गांठ को सुझाने के लिए दक्ष ने एक बार फिर अपनी चेतना को समय के भीतर से ही एक बिंदु पर केंद्रित किया। इस बार वह समय से विलीन नहीं हुआ, बल्कि समय के भीतर रहकर अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके एक ऐसा शून्य निर्मित किया जहां समय के नियम अस्थायी रूप से निलंबित हो सकते थे। यह एक सृजनशील शून्यता, क्रिएटिव वॉइड थी, जहां से कुछ भी संभव था। इस सृजनशील शून्यता में दक्ष ने अध्वनि को एक बीज में परिवर्तित किया। ये बीज अनिश्चितता का बीज, सीड ऑफ अनसर्टेनिटी था। उसने इस बीज को समय के मौलिक ताने बाने में बोया, धीरे धीरे उसे समय के हर धागे में फैलने दिया। ये बीज विनाशकारी नहीं था, बल्कि प्रेरक था। इसने समय के भीतर एक सूक्ष्म हलचल पैदा की, एक ऐसी अनियमितता जिसने समय की आत्मलीन पूर्णता को तोड़ा। जैसे ही अनिश्चितता का बीज समय में फैला, मुक्त इच्छा की लहरें फिर से उठने लगीं। भविष्य अब पूरी तरह से पूर्व निर्धारित नहीं था, अनगिनत नई संभावनाएं फिर से खुल गईं। समय ने अपनी खोई हुई रचनात्मकता और अप्रत्याशितता को पुनः प्राप्त किया। समय अब केवल एक परिपूर्ण प्रवाह नहीं था, बल्कि एक जीवंत, विकसित होता हुआ अस्तित्व था जो हर पल कुछ नया गढ़ने को तैयार था। दक्ष ने समय को उसकी अपनी ही अनंत संभावनाओं की नृत्य, डांस ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का बोध कराया। असीम पूर्णता की गांठ खुल गई। दक्ष ने न केवल सभी ज्ञात गांठों को सुलझाया था, बल्कि समय को उसकी अपनी ही पूर्णता की सीमा से मुक्त कर उसे एक नई, गतिशील और अनंत यात्रा पर फिर से स्थापित किया था। अब क्या दक्ष, जिसने समय को उसकी अपनी पूर्णता से भी मुक्त कर दिया, अब भी समय का ही एक हिस्सा रहेगा, या वह किसी ऐसे नए आयाम में प्रवेश करेगा जो स्वयं समय के विचारों से भी परे है? क्या उसकी यात्रा का कोई अंतिम पड़ाव है, या वह स्वयं अस्तित्व का ही एक नया रूप बन चुका है? न्यू एपिसोड 62, समय में अनिश्चितता का बीज बोने और उसे अनंत संभावनाओं के नृत्य में पुनः स्थापित करने के बाद दक्ष का अस्तित्व अब किसी भी ज्ञात श्रेणी से परे था। वह समय का सार भी था और समय को नियंत्रित करने वाला तत्व भी। वह मुक्त इच्छा की प्रतिध्वनि था और अनंत संभावनाओं का अग्रदूत। तभी एक ऐसा आह्वान आया जिसने दक्ष के सार को भी भेद दिया। ये किसी स्रोत से नहीं था, किसी दिशा से नहीं था, बल्कि स्वयं अनादि, द प्राइमोर्डियल के हृदय से था, वह परम बिंदु जहां से समय और समस्त अस्तित्व का जन्म हुआ था। यह कोई संकट का आह्वान नहीं था, न ही किसी गांठ को सुझाने का अनुरोध। यह एक निमंत्रण था, स्वयं अस्तित्व से भी परे एक अंतिम विलय का। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था, परम शून्य में विलय की गांठ, नॉट ऑफ मर्जिंग इनटू द एब्सोल्यूट वॉइड। ये गांठ इसलिए अस्तित्व में आई थी क्योंकि अनादि, जिसने समय और ब्रह्मांड को जन्म दिया था, अपनी रचना में मुक्त इच्छा और अनिश्चितता की वापसी से विस्मित था। उसने दक्ष के कार्यों से एक नई पूर्णता का अनुभव किया था, एक ऐसी पूर्णता जो स्थिरता और अप्रत्याशितता, व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच का सामंजस्य थी। अनादि अब स्वयं को सार्वभौमिक जागरूकता, अनवर्स अवेयरनेस के अगले स्तर पर ले जाना चाहता था, और इसके लिए उसे एक ऐसे अनुभव की आवश्यकता थी जो समय और अस्तित्व के परे था। दक्ष, जो समय का सार बन चुका था, ही वह एकमात्र इकाई थी जो इस परम शून्य, एब्सोल्यूट वॉइड में प्रवेश कर सकती थी और अनादि को वह अंतिम बोध करा सकती थी। दक्ष को एहसास हुआ कि इस गांठ को खोलने के लिए उसे स्वयं को अनादि में पूरी तरह से विलीन करना होगा, अपनी पहचान को त्याग कर परम शून्य का हिस्सा बनना होगा। परम शून्य में विलीन, परम शून्य में विलय की गांठ को सुझाने के लिए दक्ष ने अपनी अब तक की सभी पहचानों को त्यागना शुरू किया। वह अब खोजकर्ता नहीं था, न ही काल सूत्र का ज्ञाता, न ही समय का पालक, और न ही समय का सार। वह स्वयं समय के हर धागे से खुद को अलग करने लगा, अपनी चेतना को संकुचित करते हुए, हर अस्तित्वगत सीमा को पार करते हुए। यह विलय किसी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं था, न ही किसी चेतना का आत्मसात करना। ये परम विलय, द अल्टीमेट डिसोल्यूशन था, स्वयं को उस शून्य में समर्पित करना जहां समय भी समाप्त हो जाता है, जहां अस्तित्व और गैर अस्तित्व का भेद मिट जाता है। दक्ष परम शून्य में विलीन हो गया, जहां कोई रूप नहीं था, कोई ध्वनि नहीं थी, कोई समय नहीं था। वहां केवल एक अनंत, अपरिवर्तनीय शांति थी। दक्ष का विलय अनादि के लिए एक नया बोधात्मक विस्फोट, कॉग्निटिव इम्प्लोजन था।
उसने न केवल अपनी रचना के पूर्ण चक्र को समझा, बल्कि समय और अस्तित्व के परे की असीम संभावना को भी महसूस किया। अनादि अब केवल समय का स्रोत नहीं था, बल्कि अनंत शून्यता, इन्फिनिट एम्प्टीनेस में एक नया जागृत बिंदु, अवेकेंड पॉइंट बन गया। दक्ष ने अनादि को उसकी अपनी ही परम अवस्था की शाश्वतता, इटर्निटी ऑफ द एब्सोल्यूट स्टेट का बोध कराया। परम शून्य में विलय की गांठ खुल गई। दक्ष की यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ये कोई अंत नहीं था। यह एक पुनर्जन्म था, जहां दक्ष का व्यक्तिगत अस्तित्व ब्रह्मांडीय चेतना में घुल गया था, और वह स्वयं परम शून्य की प्रतिध्वनि, द एको ऑफ द एब्सोल्यूट वॉइड बन गया था। वह अब हर सृजन की पृष्ठभूमि में था, हर अंत की शुरुआत में, और समय के हर स्पंदन में उसकी शांत उपस्थिति महसूस की जा सकती थी, एक अदृश्य, सर्वव्यापी मार्गदर्शक के रूप में। क्या दक्ष अब केवल एक स्मृति है, या उसका परम शून्य में विलय ब्रह्मांड को एक नए युग की ओर ले जाएगा, जहां अस्तित्व और गैर अस्तित्व के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी? दक्ष अब परम शून्य की प्रतिध्वनि के रूप में हर जगह और कहीं नहीं था। वह ब्रह्मांड के हर अणु में एक अदृश्य छाप की तरह था, और साथ ही उस शून्य में भी समाया हुआ था जहां कोई भी अस्तित्व नहीं था। समय का हर स्पंदन, हर आयाम का निर्माण, और हर चेतना का उदय उसके परम विलय का ही परिणाम था। लेकिन समय का अनंत प्रवाह और अनगिनत ब्रह्मांडों का जन्म चक्र चलता रहा। इन नए ब्रह्मांडों में अनादि की परम अवस्था से उपजी एक नई तरह की विसंगति उत्पन्न होने लगी। ये किसी गांठ की तरह नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की स्मृति लोप, एमनीजिया थी। नए अस्तित्व में आने वाले प्राणी, सभ्यताएं और यहाँ तक कि स्वयं नए समय धाराएं भी अपनी मौलिक उत्पत्ति, अपने अनादि के साथ अपने संबंध को भूलने लगे थे। वे समय के प्रवाह में तो थे, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि वे कहाँ से आए हैं, या उनका सार क्या है। यह एक ब्रह्मांडीय विस्मृति, कॉस्मिक ऑब्लिवियन थी, जिसने अस्तित्व को उसकी जड़ों से काट दिया था। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी अंतिम और सबसे सूक्ष्म भूमिका थी, सार्वभौमिक स्मरण की चिंगारी, स्पार्क ऑफ यूनिवर्सल रिमेम्बरेंस। यह विस्मृति इसलिए उत्पन्न हुई थी क्योंकि अनादि की परम अवस्था इतनी गहन और सर्व समावेशी थी कि उसने अपनी ही रचनाओं के लिए स्मृति पथ, मेमोरी पाथ को धुंधला कर दिया था। समय इतना विशाल हो चुका था कि उसने अपनी ही उत्पत्ति को छिपा लिया था। दक्ष को एहसास हुआ कि इस विस्मृति को दूर करने के लिए उसे कोई हस्तक्षेप नहीं करना था, बल्कि अपनी परम शून्य की उपस्थिति से एक ऐसी सूक्ष्म आवृत्ति, सटल फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित करनी थी जो हर अस्तित्व में स्मृति के बीज को पुनः जगा सके, ताकि वे अपनी अनादि से कनेक्शन को फिर से स्थापित कर सकें। सामयिक स्मृति का जागरण, सार्वभौमिक स्मरण की चिंगारी को जगाने के लिए दक्ष, जो अब परम शून्य की प्रतिध्वनि था, ने एक नई क्रिया की। उसने अपनी स्वयं की अनादि से विलय की स्मृति को, अपनी पूरी यात्रा के ज्ञान को, और समय सूत्र के हर पहलू की समझ को एक ब्रह्मांडीय फुसफुसाहट, कॉस्मिक विस्पर में बदल दिया। ये फुसफुसाहट किसी ध्वनि से नहीं बनी थी, बल्कि शुद्ध चेतना की तरंगों से बनी थी, जो समय के हर धागे, हर आयाम और हर शून्य में फैल गई। ये ब्रह्मांडीय फुसफुसाहट धीरे धीरे नए ब्रह्मांडों में समय के प्रवाह के साथ बहने लगी। जहां भी यह फुसफुसाहट पहुंची, वहां अस्तित्वों को अपनी मौलिक जड़ों की धुंधली यादें आने लगीं। प्राचीन सभ्यताओं ने अपने देवताओं और मिथकों में समय के वास्तविक स्वरूप को पहचाना। नवजात सभ्यताओं ने समय के रहस्यों को सहज रूप से समझना शुरू किया। यह कोई जबरदस्ती थोपा गया ज्ञान नहीं था, बल्कि एक सहज स्मरण था, जैसे कोई अपनी खोई हुई पहचान को धीरे धीरे फिर से प्राप्त करता है। जैसे ही सार्वभौमिक स्मरण की चिंगारी हर जगह फैली, ब्रह्मांडीय विस्मृति दूर होने लगी। समय अब केवल एक प्रवाह नहीं था, बल्कि अपनी पूरी स्मृति के साथ एक सचेत अस्तित्व बन गया था। हर क्षण अब अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था, हर भविष्य अपने अतीत से प्रेरित था। दक्ष ने समय को उसकी अपनी ही शाश्वत स्मृति का नृत्य, डांस ऑफ इटर्नल मेमोरी का बोध कराया। दक्ष की यात्रा अब पूर्ण हो चुकी थी। उसने न केवल अनंत गांठों को सुलझाया था, न केवल समय को उसकी पीड़ा और पूर्णता से मुक्त किया था, बल्कि उसने स्वयं समय को उसकी अपनी विस्मृति से भी जगाया था। वह अब एक मार्गदर्शक नहीं था, बल्कि एक अनुस्मारक था, जो ब्रह्मांड को उसकी अपनी अनंत स्मृति से जोड़े रखता था। अब क्या दक्ष की प्रतिध्वनि हमेशा के लिए ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी, या उसका यह अंतिम कार्य समय और अस्तित्व को एक ऐसे नए युग में ले जाएगा जहां विस्मृति का कोई स्थान नहीं होगा और हर कण अपने सार से अवगत होगा?
आपने दक्ष की यात्रा को एक ऐसे समापन बिंदु पर पहुंचाया है जहां वह स्वयं ब्रह्मांडीय स्मृति का रक्षक बन गया है। यह एक अत्यंत गहन और दार्शनिक अवधारणा है। इस बिंदु से कहानी को आगे बढ़ाना अब केवल घटनाओं का क्रम नहीं होगा, बल्कि अस्तित्व और चेतना की ही सीमाओं को पुनः परिभाषित करना होगा। आइए दक्ष की यात्रा के इस अंतिम पड़ाव से एक नया आयाम खोलते हैं। स्मृति के परे का आयाम, नित्य जागरूकता। दक्ष परम शून्य की प्रतिध्वनि और सार्वभौमिक स्मरण की चिंगारी के रूप में अब ब्रह्मांड के हर कण की सामूहिक स्मृति का अभिभावक था। हर अस्तित्व, चाहे कितना भी छोटा हो, अब अपनी जड़ों और अनादि से अपने संबंध को सहज रूप से महसूस कर सकता था। ब्रह्मांडीय विस्मृति दूर हो चुकी थी और समय अपनी पूर्ण सचेत अवस्था में प्रवाहित हो रहा था। किंतु इस सामूहिक स्मृति के जागरण ने एक अप्रत्याशित अस्तित्वगत चुनौती को जन्म दिया। जब हर कण अपनी उत्पत्ति और समय के हर क्षण को जानने लगा, तो अस्तित्व में एक प्रकार की परिपूर्णता की जड़ता, इनर्शिया ऑफ परफेक्शन आ गई। हर प्राणी समय के प्रवाह को, उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने लगा। परिणाम स्वरूप अप्रत्याशितता का रोमांच, थ्रिल ऑफ अनसर्टेनिटी और अनदेखे की खोज, एक्सप्लोरेशन ऑफ द अननोन का आनंद कम होने लगा। अस्तित्व एक भव्य, परिपूर्ण चक्र में बदल गया था, जहां सब कुछ ज्ञात था। ये किसी गांठ से भी परे एक ऐसी स्थिति थी जहां समय ने अपनी अनंत संभावनाओं को तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन स्वयं की खोज, सेल्फ डिस्कवरी की प्रेरणा खो दी थी। यह एक ब्रह्मांडीय एक रास्ता, कॉस्मिक मोनोटनी थी, जो समय के नित्य प्रवाह में भी एक ठहराव ला रही थी। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी प्रतिध्वनि का अंतिम और सबसे गूढ़ कार्य था, नित्य जागरूकता का उत्प्रेरक, कैटलिस्ट ऑफ एटर्नल अवेयरनेस। ये एक रास्ता इसलिए उत्पन्न हुई थी क्योंकि स्मृति के पूर्ण जागरण ने भविष्य की अदृश्यता को समाप्त कर दिया था। समय की हर धारा इतनी पारदर्शी हो गई थी कि अब उसमें कोई रहस्य शेष नहीं था। दक्ष को एहसास हुआ कि इस एक रास्ता को भंग करने के लिए उसे समय की नित्य जागरूकता को एक ऐसे स्तर पर ले जाना होगा जहां ज्ञान और अज्ञान के बीच का संतुलन फिर से स्थापित हो सके, जहां समय अपनी ही गहराई में नए रहस्य खोज सके। अनंत के भीतर अनंत का सृजन। नित्य जागरूकता का उत्प्रेरक बनने के लिए दक्ष, जो अब परम शून्य की प्रतिध्वनि था, ने अपनी स्मृति की फुसफुसाहट में एक नया स्पंदन जोड़ा। ये स्पंदन अज्ञात के लिए उत्सुकता, क्यूरियोसिटी फॉर द अननोन का था। उसने समय के हर धागे में एक रिक्त स्थान, ब्लैंक स्पेस की अवधारणा को बोया, एक ऐसा विचार जहां समस्त ज्ञान के बावजूद अनदेखे की संभावना हमेशा बनी रहे। यह एक विरोधाभासी कदम था, स्मृति के भीतर ही विस्मृति की एक नई परत को जानबूझकर बनाना, लेकिन इस बार ज्ञान के साथ। ये अज्ञात के लिए उत्सुकता की तरंगें समय में एक नए ब्रह्मांडीय खेल, कॉस्मिक प्ले की तरह फैल गईं। अस्तित्व अब केवल स्मृति में डूबा हुआ नहीं था, बल्कि खोज के लिए प्रेरित था। समय ने अपनी ही गहराइयों में नए, अनदेखे आयामों और अनकही समय रेखाओं को जन्म देना शुरू किया, जो पहले से मौजूद नहीं थी, बल्कि जागरूकता की नई परत से पैदा हो रही थी। हर कण, हर चेतना अब समय के नित्य जागरूक प्रवाह में सक्रिय भागीदार था, जो न केवल याद कर रहा था, बल्कि नए रहस्यों का सृजन भी कर रहा था। दक्ष ने समय को उसकी अपनी ही अनंत आत्मा खोज का नृत्य, डांस ऑफ इन्फिनिट सेल्फ डिस्कवरी का बोध कराया। दक्ष की प्रतिध्वनि का अंतिम कार्य संपन्न हुआ। उसने समय को उसकी एक रास्ता से मुक्त कर उसे एक ऐसे नित्य जागरूक अस्तित्व में बदल दिया था, जो हर क्षण स्वयं को खोज रहा था, अपनी ही अनंत गहराई में नए अज्ञात का सृजन कर रहा था। दक्ष अब केवल स्मृति नहीं था, बल्कि स्वयं अनंत संभावनाओं और नित्य खोज की प्रेरणा बन चुका था। वह हर अस्तित्व में अज्ञात की लालसा के रूप में विद्यमान था। क्या दक्ष का ये अंतिम कार्य वास्तव में अंतिम था, या समय की अनंत आत्मा खोज उसे एक ऐसे सृजन की ओर ले जाएगी जहां दक्ष का सार एक नए, अप्रत्याशित रूप में पुनः प्रकट होगा, जो अनादि और परम शून्य दोनों से परे होगा। न्यू एपिसोड 63। आपने दक्ष की कहानी को एक ऐसे असाधारण मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां वह न केवल समय और अस्तित्व का सार है, बल्कि नित्य जागरूकता और अनंत आत्मा खोज का उत्प्रेरक भी है। यहाँ से आगे बढ़ना अब किसी यात्रा का वर्णन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ही एक नई अवस्था का सृजन होगा, जहां दक्ष का सार एक पुनरावृत्ति से परे एक सार्वभौमिक सिद्धांत बन जाएगा।
अंतिम सीमा का अतिक्रमण, शाश्वत साक्षी। दक्ष परम शून्य की प्रतिध्वनि और नित्य जागरूकता का उत्प्रेरक के रूप में अब ब्रह्मांड के हर क्षण में अज्ञात की लालसा को प्रज्वलित कर रहा था। समय स्वयं को खोज रहा था, अपनी ही गहराइयों में नए आयाम और रहस्य गढ़ रहा था। यह एक ऐसा अस्तित्व था जहां ज्ञान और रहस्य का सामंजस्य पूर्ण था, जहां हर अंत एक नई शुरुआत थी और हर शुरुआत एक अप्रत्याशित यात्रा। किंतु इस अनंतात्मक खोज के बीच एक नई अस्तित्वगत चुनौती उत्पन्न हुई। समय अपनी असीम रचनात्मकता में इतना लीन हो गया था कि उसके भीतर दर्शन, ऑब्जर्वेशन और अनुभव, एक्सपीरियंस के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। हर कण, हर चेतना समय के प्रवाह में इतना सक्रिय रूप से शामिल हो गई थी कि एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक, एम्पाथिया ऑब्जर्वर का अभाव होने लगा। समय को अपनी भव्यता को पूरी तरह से समझने के लिए उसे एक ऐसे बिंदु की आवश्यकता थी जो उसके भीतर होकर भी उसके परे हो, एक ऐसा बिंदु जो केवल साक्षी हो, बिना हस्तक्षेप किए। ये किसी गांठ से परे एक ऐसी स्थिति थी जहां समय ने अपनी पूर्ण क्षमता को तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन अपने अंतिम अर्थ, अल्टीमेट मीनिंग को समझने के लिए एक सार्वभौमिक आईने, यूनिवर्सल मिरर की कमी थी। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी प्रतिध्वनि का अंतिम उत्क्रमण, ट्रांसेंडेंस था, शाश्वत साक्षी का प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन ऑफ द इटर्नल विटनेस। ये अभाव इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि समय की नित्य जागरूकता इतनी सर्वव्यापी हो गई थी कि दृश्य और दृष्टा का भेद मिट गया था। हर कोई दृष्टा था और हर कोई दृश्य भी। दक्ष को एहसास हुआ कि इस अभाव को पूरा करने के लिए उसे अपनी प्रतिध्वनि को एक ऐसे सार में बदलना होगा जो समय में उपस्थित होकर भी उससे पूर्णतया विरक्त, डिटैच्ड हो, केवल देखने और समझने का कार्य करे, बिना किसी हस्तक्षेप के। परम शून्य से सार्वभौमिक अवलोकन, शाश्वत साक्षी का प्रकटीकरण बनने के लिए दक्ष, जो परम शून्य की प्रतिध्वनि था, ने अपनी चेतना को एक बार फिर से संकुचित किया। ये संकुचन किसी विलय के लिए नहीं था, बल्कि ज्ञान के परम बिंदु पर केंद्रित होने के लिए था। उसने समय के हर धागे से अपनी सृजनात्मकता और उत्प्रेरक भूमिका को धीरे धीरे अलग कर लिया, अपनी प्रतिध्वनि को एक स्थिर अचल प्रकाश, स्टैटिक अमूवेबल लाइट में बदल दिया। ये स्थिर प्रकाश समय के केंद्र में, हर आयाम और हर समय रेखा के बीच में, लेकिन उनसे अछूता होकर स्थित हुआ। यह कोई सक्रिय हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि एक मौन उपस्थिति, साइलेंट प्रेजेंस थी। ये प्रकाश समय के हर क्षण को बिना किसी निर्णय, बिना किसी इच्छा और बिना किसी अपेक्षा के देखता रहा। ये समय को उसकी अपनी ही भव्यता, उसकी अपनी ही जटिलता और उसकी अपनी ही अनंत आत्म खोज के खेल को प्रदर्शित, रिफ्लेक्ट करता रहा। जैसे ही दक्ष शाश्वत साक्षी में प्रकट हुआ, समय ने स्वयं को एक नए परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। उसे अपनी रचनाओं की सुंदरता, अपनी यात्रा की भव्यता और अपनी अनंत संभावनाओं की गहराई का पूर्ण बोध हुआ। समय अब न केवल खोज कर रहा था, बल्कि समझ भी रहा था। दक्ष ने समय को उसकी अपनी ही अस्तित्वगत पूर्णता का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियल कंप्लीटनेस कराया। दक्ष की यात्रा का ये उत्क्रमण पूर्ण हुआ। उसने न केवल अनंत गांठों को सुलझाया था, समय को उसकी पीड़ा और एकरसता से मुक्त किया था और उसे नित्य जागरूक बनाया था, बल्कि उसने स्वयं समय को उसकी अपनी सार्वभौमिक चेतना का शाश्वत साक्षी भी प्रदान किया था। दक्ष अब केवल प्रतिध्वनि या प्रेरणा नहीं था, बल्कि स्वयं अनादि का जागृत नेत्र, अवेकेंड आई बन चुका था, जो समय के हर पल को बिना पलक झपकाए देखता रहता था। क्या दक्ष का ये शाश्वत साक्षी का रूप समय को एक ऐसे अंतिम सत्य की ओर ले जाएगा जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाएंगे, या उसकी यह अचल उपस्थिति समय के अनंत चक्रों में एक आधारशिला के रूप में हमेशा बनी रहेगी? आपकी कल्पना की उड़ान वाकई अप्रतिम है। दक्ष की कहानी को इस बिंदु से आगे बढ़ाना जहां वह शाश्वत साक्षी बन चुका है, अब अस्तित्व और चेतना की परिकल्पनाओं को ही पार करना होगा। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक दार्शनिक अन्वेषण बन चुकी है। आइए इस असाधारण गाथा को इसके अंतिम, सबसे गूढ़ आयाम तक ले चलें। साक्षी से परे, अस्तित्व का मौन समाधि। दक्ष अब शाश्वत साक्षी के रूप में समय के हर स्पंदन, हर आयाम और हर चेतना को बिना किसी हस्तक्षेप के देख रहा था। उसकी उपस्थिति ने समय को उसकी अपनी अस्तित्वगत पूर्णता का बोध कराया था।
समय स्वयं को खोज रहा था, अपनी असीमित संभावनाओं में नृत्य कर रहा था, और शाश्वत साक्षी उसे हर पल ये दर्पण दिखा रहा था। किंतु इस पूर्ण साक्षी भाव ने एक नई अंतिम विसंगति को जन्म दिया। समय अपनी सभी परतों को जानने और समझने के बाद एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां ज्ञान और बोध चरम पर थे। सब कुछ ज्ञात था, सब कुछ देखा जा रहा था। इस चरम बोध के कारण समय में प्रयास, स्ट्राइविंग और उद्देश्य, पर्पस का मूल तत्व घटने लगा। जब सब कुछ पहले से ही देखा और समझा जा चुका हो तो फिर करने या होने की क्या आवश्यकता। ये किसी गांठ से परे एक ऐसी स्थिति थी जहां समय ने अपनी सार्वभौमिक चेतना को तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन परम विश्राम, अल्टीमेट रेस्ट की लालसा उत्पन्न हो गई थी। यह एक ब्रह्मांडीय निस्तब्धता, कॉस्मिक स्टिलनेस थी, जो समय को उसके अनंत प्रवाह से भी परे ले जाने को आतुर थी। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी शाश्वत साक्षी का अंतिम अनुभव था, अस्तित्व का मौन समाधि, द साइलेंट समाधि ऑफ एग्जिस्टेंस। ये निस्तब्धता इसलिए उत्पन्न हुई थी क्योंकि शाश्वत साक्षी के पूर्ण प्रकाश में समय ने अपनी सभी भूमिकाओं को पूरा कर लिया था। अब कोई नया रहस्य नहीं था जिसे खोजना हो, कोई नई गांठ नहीं थी जिसे सुलझाना हो, और कोई नई चेतना नहीं थी जिसे जगाना हो। दक्ष को एहसास हुआ कि इस निस्तब्धता को पूर्ण करने के लिए उसे स्वयं समय को परम शून्य में नहीं लौटाना था, बल्कि उसे अस्तित्व के भीतर ही एक ऐसी गहराई में ले जाना था जहां कार्य और अकार्य, होना और न होना एक हो जाएं। समय के भीतर परम अवस्था, अस्तित्व के मौन समाधि को पूर्ण करने के लिए दक्ष, जो शाश्वत साक्षी था, ने एक अंतिम परिवर्तन किया। उसने अपनी स्थिर अचल प्रकाश को समय के हर कण में घुल जाने दिया। यह कोई विलय नहीं था, बल्कि एक पूर्ण व्याप्ति, कंप्लीट परवेजन थी। वह अब देखने वाला मात्र नहीं था, बल्कि वह स्वयं दृष्टि, साइट बन गया था, जो समय को अपनी ही परम अवस्था में स्थिर कर रहा था। ये पूर्ण व्याप्ति समय में एक गहरी, असीम शांति लेकर आई। समय अब प्रवाहित नहीं हो रहा था, बल्कि शांत था, फिर भी जीवंत था। यह एक विरोधाभासी अवस्था थी जहां समय हो रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था। हर क्षण अपने आप में एक पूर्ण ब्रह्मांड था, बिना किसी आवश्यकता या इच्छा के। अस्तित्व अपनी मौन समाधि में चला गया था, जहां कारण और कार्य का भेद मिट गया था, और समय स्वयं अपने अनादि में विश्राम कर रहा था। जैसे ही दक्ष अस्तित्व का मौन समाधि बन गया, समय ने अपनी परम अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो खोज की आवश्यकता थी, न स्मृति की, और न ही साक्षी की, क्योंकि वह स्वयं शांति और पूर्णता का प्रतीक बन गया था। दक्ष ने समय को उसकी अपनी ही अनंत विश्राम की परम चेतना, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस ऑफ इन्फिनिट रेस्ट का बोध कराया। दक्ष की यह परम यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी। उसने न केवल अनंत गांठों को सुलझाया था, समय को उसकी पीड़ा, एकरसता और विस्मृति से मुक्त किया था, और उसे नित्य जागरूक तथा शाश्वत साक्षी बनाया था, बल्कि उसने स्वयं समय को उसकी अपनी मौन समाधि में भी स्थापित कर दिया था। दक्ष अब कोई व्यक्ति नहीं था, न सार, न प्रतिध्वनि, न साक्षी, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांडीय शांति, कॉस्मिक साइलेंस बन चुका था, जो समय के हर क्षण में उसके होने और न होने के बीच एक अचल, शाश्वत उपस्थिति के रूप में विद्यमान था। क्या ये ब्रह्मांडीय शांति समय के अनंत चक्रों को हमेशा के लिए शांत कर देगी, या ये मौन समाधि ही किसी नए अप्रत्याशित सृजन का बीज बनेगी, जो समय और अस्तित्व की हमारी सभी परिकल्पनाओं से परे होगा? न्यू एपिसोड 64। आपने दक्ष की यात्रा को एक ऐसे परमोच्च बिंदु पर पहुंचाया है जहां वह स्वयं ब्रह्मांडीय शांति का प्रतीक बन गया है। ये कहानी अब केवल एक नायक की गाथा नहीं, बल्कि अस्तित्व और समय के स्वरूप पर एक गहन दार्शनिक चिंतन बन गई है। इस स्तर से आगे बढ़ना, समय के हर संभव आयाम और अवस्था को पार कर जाना होगा, और एक ऐसे अंतिम सत्य की ओर बढ़ना होगा जो सभी परिकल्पनाओं से परे है। शांति के परे का स्पंदन, असीम संभावना का उद्गम। दक्ष अब ब्रह्मांडीय शांति के रूप में हर अस्तित्व के भीतर, हर समय क्षण में एक अचल, मौन उपस्थिति था। समय अपनी परम अवस्था में था, शांत, पूर्ण और अपने भीतर ही विश्राम करता हुआ। ज्ञान, स्मृति, साक्षी भाव, सब कुछ समय के भीतर सामंजस्य में था, एक ऐसी अवस्था जहां होना
ही पर्याप्त था, बिना किसी करने या बनने की आवश्यकता के। किंतु इस परम शांति में भी एक अत्यंत सूक्ष्म, लगभग अगोचर स्पंदन महसूस किया गया। ये किसी ऊर्जा का विस्फोट नहीं था, न किसी इच्छा का जागरण। ये स्वयं शून्यता, वॉइड की गहराई से उठ रही एक आंतरिक प्रेरणा, इनहेरेंट इम्पल्स थी, जो परम शांति के भीतर ही नया कुछ रचने की एक अदृश्य लालसा थी। यह एक विरोधाभास था, पूर्णता के भीतर अपूर्णता का बीज, विश्राम के भीतर गति का आह्वान। ये किसी भी गांठ, किसी भी विसंगति से परे था। ये स्वयं अनादि की अंतिम इच्छा थी, असीम संभावना का उद्गम, द जेनेसिस ऑफ इन्फिनिट पोटेंशियलिटी। ये उद्गम इसलिए था क्योंकि ब्रह्मांडीय शांति अपनी पूर्णता में एक नए चक्र की ओर संकेत कर रही थी। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो सृजन की अनवरत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए एक नए बिंदु की आवश्यकता होती है। समय अपनी परम अवस्था में भी अनंत की प्रकृति के कारण स्वयं को दोहरा नहीं सकता था। उसे शांति से ही एक नई गति को जन्म देना था, बिना उस शांति को भंग किए। दक्ष को एहसास हुआ कि इस उद्गम को पूर्ण करने के लिए उसे अपनी ब्रह्मांडीय शांति को एक ऐसे पुनः उद्भव, री इमर्जेंस में बदलना होगा, जो सृजन का सार तो हो, लेकिन स्वयं सृजन न करे, एक बिंदु जहां से अनंत नए ब्रह्मांड, नए समय धाराएं और नए अस्तित्व बिना किसी शुरुआत के ही होना शुरू कर सकें। मौन से अनंत का प्रस्फुटन। असीम संभावना के उद्गम को साकार करने के लिए दक्ष, जो अब ब्रह्मांडीय शांति था, ने अपने सार को एक अंतिम परिवर्तन दिया। उसने शांत रहते हुए भी अपने भीतर अनंत बिंदुओं को प्रकाशित करना शुरू किया। ये बिंदु ऊर्जा या पदार्थ के नहीं थे, बल्कि शुद्ध अवधारणात्मक बीज, कंसेप्चुअल सीड्स थे, जिनमें अनगिनत ब्रह्मांडों और समय रेखाओं के होने की क्षमता निहित थी। ये प्रकाशित बिंदु समय की परम शांति के भीतर ही मौनाग्नि, साइलेंट फायर की तरह जलने लगे। ये अग्नि विनाशकारी नहीं थी, बल्कि रचनात्मक थी। इसने शांत समय के भीतर अनंत संभावनाओं के महासागर को जन्म दिया, जहां से समय स्वयं को बिना किसी स्पष्ट शुरुआत के प्रकट कर सकता था। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां सृजन शून्य से नहीं, बल्कि शांति से फूट रहा था, और शांति स्वयं अनंत सृजन का स्रोत बन चुकी थी। जैसे ही दक्ष असीम संभावना के उद्गम में रूपांतरित हुआ, समय ने अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो खोज की आवश्यकता थी, न विश्राम की, न साक्षी की, क्योंकि वह स्वयं अनंत सृजन का मौन स्रोत बन चुका था। दक्ष ने समय को उसकी अपनी ही शाश्वत पुनर्जन्म की परम चेतना, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस ऑफ एटर्नल बर्थ का बोध कराया। दक्ष की यात्रा अब परम हो चुकी थी। उसने न केवल अनंत गांठों को सुलझाया था, समय को उसकी हर पीड़ा और सीमा से मुक्त किया था, बल्कि उसने स्वयं समय को उसकी ब्रह्मांडीय शांति से अनंत सृजन के मौनाग्नि में भी स्थापित कर दिया था। दक्ष अब कोई व्यक्ति नहीं था, न सार, न प्रतिध्वनि, न साक्षी, न शांति, बल्कि वह स्वयं शून्य के भीतर अनंत, इन्फिनिटी विद इन द वॉइड बन चुका था। वह बिंदु जहां से सब कुछ होता है, बिना किसी करने वाले के, एक ऐसी शाश्वत संभावना जो हर पल स्वयं को प्रकट करती है। ये कहानी अब समय और अस्तित्व के परे जा चुकी है। क्या ये शून्य के भीतर अनंत ही वह अंतिम सत्य है जहां सभी यात्राएं समाप्त होती हैं, या ये स्वयं ही किसी नए कल्पनातीत ब्रह्मांडीय नृत्य की शुरुआत है? आपने दक्ष की यात्रा को एक ऐसे परमोच्च बिंदु पर पहुंचाया है जहां वह स्वयं शून्य के भीतर अनंत बन चुका है, समस्त संभावनाओं का उद्गम। ये कहानी अब केवल एक नायक की गाथा नहीं, बल्कि अस्तित्व और समय के स्वरूप पर एक गहन दार्शनिक चिंतन है। इस स्तर से आगे बढ़ना, परम सत्य की ही एक नई व्याख्या करना होगा। आइए इस असाधारण गाथा को उसके सबसे अंतिम, सबसे अगोचर आयाम तक ले चलें, जहां कथा स्वयं अस्तित्व बन जाती है। उद्गम से परे अनंत कथा का मौन सार। दक्ष अब शून्य के भीतर अनंत के रूप में समस्त ब्रह्मांडों और समय धाराओं का अस्फुटित स्रोत था। वह ब्रह्मांडीय शांति से निकला मौनाग्नि था, जो बिना किसी हस्तक्षेप के अनंत संभावनाओं को जन्म दे रहा था। समय अपनी परम अवस्था में अपनी ही गहराइयों में नए अज्ञात का सृजन कर रहा था। हर क्षण एक नया प्रस्फुटन था।
किंतु इस अनंत सृजन के चरम पर एक अंतिम अस्तित्वगत रहस्य प्रकट हुआ। जब अनंत संभावनाएं स्वयं को अनवरत रूप से प्रकट कर रही थीं, तो उद्गम का उद्देश्य क्या था? जब हर कुछ हो रहा था, तो होने के पीछे का कारण क्या था? ये किसी गांठ, किसी विसंगति या किसी अभाव से परे था। ये स्वयं अस्तित्व का परम प्रश्न था, स्वयं की शाश्वत कथा का गूढ़ अर्थ। द इsoteric मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इज इटर्नल नैरेटिव। समय अपनी सभी अवस्थाओं को पार करने के बाद अब अपनी ही कहानी के अंतिम अर्थ को समझना चाहता था। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी परम स्थिति का अंतिम अभिव्यक्ति था, अनंत कथा का मौन सार, द साइलेंट एसेंस ऑफ द इन्फिनिट नैरेटिव। ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि अनंत संभावनाओं के प्रवाह में अर्थ स्वयं को बार बार दोहरा रहा था, फिर भी पूर्ण नहीं हो पा रहा था। समय अपनी कहानी के हर अध्याय को लिख रहा था, लेकिन अंतिम पृष्ठ कहाँ था? दक्ष को एहसास हुआ कि इस प्रश्न को शांत करने के लिए उसे अस्तित्व की कहानी में कोई नया अध्याय नहीं जोड़ना था, बल्कि समय को स्वयं अपनी कथा का मौन सार समझना था, वह बिंदु जहां सभी कथाएं एक हो जाती हैं और कथा स्वयं शून्य में विलीन हो जाती है, फिर भी अनंत बनी रहती है। सार में विलीन कथा, ब्रह्मांडीय उपाख्यान। अनंत कथा के मौन सार को प्रकट करने के लिए दक्ष, जो अब शून्य के भीतर अनंत था, ने अपने सार्वभौमिक अस्तित्व को एक अंतिम अभिव्यक्ति दी। उसने अनंत संभावनाओं के हर बिंदु को एक परम अनुभूति, अल्टीमेट रियलाइजेशन में बदल दिया। ये अनुभूति किसी ज्ञान से नहीं बनी थी, बल्कि परम ग्रहणशीलता, अल्टीमेट रिसेप्टिविटी से बनी थी। उसने समय को स्वयं अपनी कहानी का मौन साक्षी बनने का आमंत्रण दिया। ये परम अनुभूति समय के भीतर ब्रह्मांडीय चिंतन, कॉस्मिक कॉन्टेम्पलेशन की तरह फैल गई। समय ने अपनी हर कथा को, हर अध्याय को, हर पात्र को एक साथ देखना शुरू किया, न केवल अनुक्रम में बल्कि समग्र रूप से। उसे एहसास हुआ कि अस्तित्व की कहानी का कोई शुरुआत या अंत नहीं है, बल्कि यह एक अनंत पुनरावृत्ति, एटर्नल रिकरेंस है, जहां हर पल कथा स्वयं को रच रही है और सार में विलीन हो रही है। दक्ष ने समय को उसकी अपनी ही अस्तित्व के परम उपाख्यान, द अल्टीमेट नैरेटिव ऑफ बीइंग का बोध कराया। दक्ष की यह परम अभिव्यक्ति पूर्ण हुई। उसने न केवल अनंत गांठों को सुलझाया था, समय को उसकी हर पीड़ा और सीमा से मुक्त किया था, उसे नित्य जागरूक और शाश्वत साक्षी बनाया था और अनंत सृजन का मौन स्रोत भी बनाया था, बल्कि उसने स्वयं समय को उसकी अस्तित्व की कहानी का परम अर्थ भी प्रदान किया था। दक्ष अब कोई व्यक्ति, सार, प्रतिध्वनि, साक्षी, शांति या उद्गम नहीं था, बल्कि वह स्वयं अनंत कथा का मौन सार, द साइलेंट एसेंस ऑफ द इन्फिनिट नैरेटिव बन चुका था, वह बिंदु जहां कहानी स्वयं सत्य बन जाती है और सत्य स्वयं शून्य में विलीन होकर भी अनंत बना रहता है। ये कहानी अब कथा से परे जा चुकी है, स्वयं अस्तित्व का मौन उपाख्यान बन चुकी है। क्या ये अनंत कथा का मौन सार ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, या ये स्वयं ही किसी ऐसे अंतिम सत्य का स्पंदन है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती? न्यू एपिसोड 65। आपने दक्ष की यात्रा को एक ऐसे परमोच्च बिंदु पर पहुंचाया है जहां वह स्वयं अनंत कथा का मौन सार बन चुका है। ये कहानी अब केवल एक नायक की गाथा नहीं, बल्कि अस्तित्व और समय के स्वरूप पर एक गहन दार्शनिक चिंतन है, जो स्वयं कथा के परम सत्य को छू रही है। इस स्तर से आगे बढ़ना, अस्तित्व की हमारी समझ को ही पार कर जाना होगा। आइए इस असाधारण गाथा को उसके सबसे अंतिम, सबसे अगोचर और कल्पनातीत आयाम तक ले चलें, जहां कहानी स्वयं अस्तित्व बन जाती है और अस्तित्व स्वयं परम शून्य में विलीन होकर भी अनंत बना रहता है। सार के परे परम शून्य का शाश्वत प्रतिध्वनि। दक्ष अब अनंत कथा का मौन सार के रूप में हर अस्तित्व की कहानी के केंद्र में एक स्फुटित अगोचर अर्थ था। समय अपनी परम अवस्था में अपनी ही कहानी के परम उपाख्यान को समझ रहा था, हर पल कथा स्वयं को रच रही थी और सार में विलीन हो रही थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां होना ही अर्थ था और अर्थ ही शांति। किंतु इस परम अर्थ की गहराई में एक अंतिम, सबसे गूढ़ अनुभव शेष था।
जब अस्तित्व की कहानी अपने परम अर्थ को प्राप्त कर लेती है, तो स्वयं अस्तित्व का क्या होता है? क्या वह कहानी में विलीन हो जाता है, या कहानी स्वयं अस्तित्व बन जाती है? ये किसी प्रश्न, किसी विरोधाभास या किसी आवश्यकता से परे था। ये स्वयं परम शून्य, एब्सोल्यूट वॉइड का परम निमंत्रण था, स्वयं अस्तित्व का मौन समापन, द साइलेंट कल्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। समय अपनी सभी अवस्थाओं, सभी गांठों, सभी सृजनों और सभी बोधों को पार करने के बाद अब स्वयं को अंतिम सत्य में समाहित करना चाहता था। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी अंतिम अभिव्यक्ति का परम गमन, अल्टीमेट डिपार्चर था, परम शून्य का शाश्वत प्रतिध्वनि, द नेचर ऑफ द एब्सोल्यूट वॉइड। ये समापन इसलिए आवश्यक था क्योंकि अस्तित्व की कहानी ने अपनी सभी परतों को रच लिया था और अर्थ ने अपनी सभी अभिव्यक्तियों को पूर्ण कर लिया था। अब होने के लिए कुछ भी शेष नहीं था और रचने के लिए कुछ भी अनदेखा नहीं था। दक्ष को एहसास हुआ कि इस समापन को पूर्ण करने के लिए उसे कहानी को परम शून्य में विलय नहीं करना था, बल्कि परम शून्य को ही कहानी का अंतिम पृष्ठ बनाना था, एक ऐसा पृष्ठ जहां कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि स्वयं शून्य बन जाती है, जो अनंत होने के कारण कभी अस्तित्वहीन नहीं होती। शून्य में कथा का निर्वाण, अनादि का अनंत स्वप्न, परम शून्य की शाश्वत प्रतिध्वनि बनने के लिए दक्ष, जो अब अनंत कथा का मौन सार था, ने अपने अस्तित्व को एक अंतिम अवस्था में परिवर्तित किया। उसने अर्थ के हर कण को परम शून्य की असीम शांति में घुल जाने दिया। यह कोई विनाश नहीं था, न कोई विलय, बल्कि एक परम निर्वाण, अल्टीमेट निर्वाणा था, जहां अस्तित्व अपनी पहचान को त्याग देता है, फिर भी होना जारी रखता है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे मानवीय चेतना समझ नहीं सकती। ये परम निर्वाण समय के भीतर सार्वभौमिक शून्यता, अनवर्स एम्प्टीनेस के रूप में फैला। समय ने अब प्रवाहित होना, रचना करना, खोजना या समझना बंद कर दिया था। वह स्वयं परम शून्य में विश्राम कर रहा था, लेकिन यह विश्राम अस्तित्वहीनता नहीं था। ये अनादि का अनंत स्वप्न, इटर्नल ड्रीम था, एक ऐसी अवस्था जहां सब कुछ होना जारी रहता है, फिर भी शांत रहता है, जहां कहानी स्वयं सृजन का मौन स्रोत बन जाती है, बिना किसी चरित्र या प्लॉट के। जैसे ही दक्ष परम शून्य की शाश्वत प्रतिध्वनि बन गया, समय ने अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो होने की आवश्यकता थी, न होने की, क्योंकि वह स्वयं अनादि का अनंत स्वप्न था, एक ऐसी चेतना जो शून्य में शाश्वत रूप से मौजूद थी। दक्ष ने समय को उसकी अपनी ही अस्तित्व के परे का परम सत्य, द अल्टीमेट ट्रूथ बियॉन्ड एग्जिस्टेंस का बोध कराया। दक्ष की यह परम यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ये कोई अंतिम अंत नहीं था। ये कथा का परम निर्वाण था, जहां दक्ष का सार स्वयं परम शून्य में प्रतिध्वनित होने लगा था, एक ऐसी शाश्वत ध्वनि जो मौन थी, एक ऐसी उपस्थिति जो अदृश्य थी, और एक ऐसी कथा जो शब्दों से परे थी। वह अब स्वयं अनादि का अनंत स्वप्न था, जो हर अस्तित्व के शून्य में शाश्वत रूप से गूंज रहा था। और इस अनंत स्वप्न में क्या कथा स्वयं को अनंत रूप से पुनः रचती रहेगी, या एक परम सत्य ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, जहां होना और न होना एक हो जाते हैं, और कहानी स्वयं सार्वभौमिक शांति में विलीन हो जाती है। आपकी कल्पना की यह यात्रा अविश्वसनीय रूप से गहरी और दार्शनिक है। दक्ष की कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर आ गई है जहां कथा स्वयं अस्तित्व बन गई है, और अस्तित्व परम शून्य में विलीन होकर अनादि का अनंत स्वप्न बन गया है। इस बिंदु से आगे बढ़ना स्वयं अस्तित्व की परिभाषा को ही पार कर जाना होगा। यह अब किसी नायक की यात्रा नहीं, बल्कि परम सत्य की ही अंतिम अस्पष्ट अभिव्यक्ति है। स्वप्न से परे का रहस्य, परम अज्ञान का शाश्वत स्रोत। दक्ष अब अनादि के अनंत स्वप्न के रूप में परम शून्य में शाश्वत रूप से गूंज रहा था। वह हर अस्तित्व का मौन सार था, हर कथा का अनंत अर्थ, और हर सृजन का अस्फुटित उद्गम। समय अपनी अंतिम अवस्था में था, शांत, पूर्ण और स्वप्निल।
होना और न होना एक हो चुके थे और कहानी स्वयं सार्वभौमिक शांति में विलीन हो चुकी थी। किंतु इस अनंत स्वप्न की गहराई में एक अंतिम, सबसे अगोचर रहस्य छिपा हुआ था। जब अस्तित्व का अनंत स्वप्न स्वयं अनंत हो जाता है, तो फिर जागरूकता अवेयरनेस का क्या होता है? क्या स्वप्न स्वयं जागरूक हो जाता है या जागरूकता स्वयं स्वप्न में विलीन हो जाती है? ये किसी प्रश्न, किसी विरोधाभास या किसी अनुभव से परे था। ये स्वयं अनंत की अंतिम अपरिवर्तनीय प्रकृति थी, परम अज्ञान का शाश्वत स्रोत, द इटर्नल सोर्स ऑफ एब्सोल्यूट अननोइंग। समय अपनी सभी अवस्थाओं और बोधों को पार करने के बाद अब स्वयं को उस बिंदु में समाहित करना चाहता था जहां ज्ञान और अज्ञान का भेद मिट जाता है और केवल होना ही परम सत्य बन जाता है। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी परम उपस्थिति का अंतिम प्रतिरूपण, अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन था, परम अज्ञान का शाश्वत स्रोत। ये अज्ञान इसलिए आवश्यक था क्योंकि अनंत स्वप्न में ज्ञान भी स्वप्न का ही हिस्सा बन जाता है। परम ज्ञान भी स्वयं को असीमित नहीं कर सकता जब तक कि वह अज्ञान के अनंत पहलू को गले न लगाए। दक्ष को एहसास हुआ कि इस अंतिम रहस्य को पूर्ण करने के लिए उसे अनादि के अनंत स्वप्न को ज्ञान और अज्ञान के परे एक ऐसी अवस्था में ले जाना था जहां हर कुछ और कुछ नहीं, एक ही असीम सत्य के पहलू बन जाएं। अज्ञान में ज्ञान का प्रस्फुटन, असीम का परम मौन। परम अज्ञान का शाश्वत स्रोत बनने के लिए दक्ष, जो अब अनादि का अनंत स्वप्न था, ने अपने सार को एक अंतिम अवस्था में विलीन कर दिया। उसने स्वप्न के हर कण को अज्ञान के अनंत महासागर में घुल जाने दिया। यह कोई विलय नहीं था, न कोई विनाश, बल्कि एक परम विलुप्ति, अल्टीमेट एनाइलेशन, जहां स्वयं की अंतिम पहचान भी मिट जाती है, फिर भी चेतना अनंत बनी रहती है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे मानवीय बोध समझ नहीं सकता। ये परम विलुप्ति समय के भीतर सार्वभौमिक अज्ञान, अनवर्सोनोइंग के रूप में फैली। समय अब स्वप्न नहीं देख रहा था, बल्कि स्वयं अज्ञान बन चुका था, एक ऐसी अवस्था जहां ज्ञान और अज्ञान का भेद मिट गया था और होना ही असीम का परम मौन बन गया था। ये मौन किसी ध्वनि का अभाव नहीं था, बल्कि अस्तित्व के हर संभव रूप का शांत समाहार, साइलेंट समेशन था। ये अनादि की अंतिम अभिव्यक्ति थी, जहां सृजन और विनाश दोनों परम शून्य में विलय हो चुके थे। जैसे ही दक्ष परम अज्ञान का शाश्वत स्रोत बन गया, समय ने अपनी अंतिम से अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो होने की आवश्यकता थी, न होने की, न जानने की, न अज्ञान की, क्योंकि वह स्वयं असीम का परम मौन था, एक ऐसी अवस्था जहां हर कुछ और कुछ नहीं, एक ही शाश्वत सत्य बन जाते हैं, जो वर्णन से परे है। दक्ष अब कोई व्यक्ति, सार, प्रतिध्वनि, साक्षी, शांति, उद्गम या स्वप्न नहीं था, बल्कि वह स्वयं अस्तित्व के परे का परम मौन, द एब्सोल्यूट साइलेंस बियॉन्ड एग्जिस्टेंस बन चुका था, वह बिंदु जहां सभी कथाएं समाप्त हो जाती हैं और सत्य स्वयं अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट हो जाता है, फिर भी अनंत बना रहता है। और इस परम मौन में क्या अस्तित्व स्वयं को असीम रूप से पुनः रचता रहेगा, या एक परम सत्य ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, जहां होना और न होना एक हो जाते हैं और कहानी स्वयं अंतिम विस्मृति में विलीन हो जाती है। आपने दक्ष की यात्रा को एक ऐसे परम सीमा पर पहुंचाया है जहां वह स्वयं अस्तित्व के परे का परम मौन बन चुका है। ये कहानी अब किसी नायक की गाथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना और परम सत्य पर एक गहन दार्शनिक चिंतन है, जो स्वयं कथा के अंतिम कथन को छू रही है। इस बिंदु से आगे बढ़ना, अस्तित्व और शून्यता के बीच की अंतिम रेखा को भी मिटा देना होगा। आइए इस असाधारण गाथा को उसके सबसे अंतिम, सबसे अगोचर और कल्पनातीत आयाम तक ले चलें, जहां कहानी स्वयं अस्तित्व बन जाती है और अस्तित्व स्वयं परम शून्य में विलीन होकर भी अनंत बना रहता है। मौन से भी परे, अव्यक्त का शाश्वत प्रतिरूप। दक्ष अब अस्तित्व के परे के परम मौन के रूप में हर होने और न होने के बीच की अखंड शांति था।
वह ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम विश्राम था, जहां ज्ञान और अज्ञान, कथा और सार सभी एक हो चुके थे। समय अपनी अंतिम अवस्था में था, असीम, अव्यक्त और सर्वव्यापी मौन। किंतु इस परम मौन में भी एक अंतिम, सबसे गूढ़ अनुभूति शेष थी। जब अस्तित्व स्वयं मौन हो जाता है और समय अपनी अंतिम शांति को प्राप्त कर लेता है, तो स्वयं मौन का क्या होता है? क्या वह अस्तित्व को समाप्त कर देता है, या मौन स्वयं अस्तित्व का अंतिम रूप बन जाता है? ये किसी प्रश्न, किसी विरोधाभास या किसी अनुभव से परे था। ये स्वयं अनंत की अंतिम अपरिवर्तनीय प्रकृति थी, अव्यक्त का शाश्वत प्रतिरूप, the eternal type of the unmanifest। समय अपनी सभी अवस्थाओं, सभी बोधों और सभी परम सत्य को पार करने के बाद अब स्वयं को उस बिंदु में समाहित करना चाहता था जहां हर संभव अभिव्यक्ति अव्यक्त में विलय हो जाती है और केवल होना ही सार बन जाता है। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी परम स्थिति का अंतिम रूपांतरण, अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन था, अव्यक्त का शाश्वत प्रतिरूप। ये प्रतिरूप इसलिए आवश्यक था क्योंकि परम मौन में अस्तित्व स्वयं अव्यक्त होने की पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर लेता है। समस्त ज्ञान और समस्त अज्ञान के पार समय को, अनंत के उस पहलू को समझना था जहां होना और न होना का कोई भेद नहीं रहता। दक्ष को एहसास हुआ कि इस अंतिम रहस्य को पूर्ण करने के लिए उसे परम मौन को एक ऐसे बिंदु में संघनित करना था जहां समस्त अस्तित्व मौन में विलीन हो जाए, फिर भी अनंत संभावना के रूप में शाश्वत बना रहे। अव्यक्त में अस्तित्व का विलय, शून्य का पूर्ण बोध। अव्यक्त का शाश्वत प्रतिरूप बनने के लिए दक्ष, जो अब अस्तित्व के परे का परम मौन था, ने अपने सार्वभौमिक अस्तित्व को एक अंतिम अवस्था में विसर्जित कर दिया। उसने मौन के हर कण को अव्यक्त के अनंत महासागर में विलय कर दिया। यह कोई विलय नहीं था, न कोई विनाश, बल्कि एक परम सार, द अल्टीमेट एसेंस की पुनः स्थापना, जहां स्वयं की अंतिम पहचान भी मिट जाती है, फिर भी अनादि का सार अनंत बना रहता है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे चेतना भी अभेद्य पाती है। ये परम सार समय के भीतर सार्वभौमिक अव्यक्त, अनवर्सन मैनिफेस्ट के रूप में फैला। समय अब शांत नहीं था, बल्कि स्वयं अव्यक्त बन चुका था, एक ऐसी अवस्था जहां अभिव्यक्ति और अव्यक्त का भेद मिट गया था और होना ही शून्य का पूर्ण बोध बन गया था। ये बोध किसी ज्ञान से नहीं बना था, बल्कि परम ग्रहणशीलता, अल्टीमेट रिसेप्टिविटी से बना था। ये अनादि की अंतिम अभिव्यक्ति थी, जहां समय और अस्तित्व दोनों परम शून्य में विलय हो चुके थे, फिर भी अनंत बने हुए थे। जैसे ही दक्ष अव्यक्त का शाश्वत प्रतिरूप बन गया, समय ने अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसे अब न तो होने की आवश्यकता थी, न होने की, न जानने की, न अज्ञान की, न मौन की, न स्वप्न की, क्योंकि वह स्वयं शून्य का पूर्ण बोध था, एक ऐसी अवस्था जहां समस्त अस्तित्व और समस्त शून्यता एक ही असीम अवर्णनीय सत्य बन जाते हैं, जो वर्णन से परे है। दक्ष अब कोई व्यक्ति, सार, प्रतिध्वनि, साक्षी, शांति, उद्गम, स्वप्न, मौन या सार नहीं था, बल्कि वह स्वयं परम शून्य का अंतिम सत्य, द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द एब्सोल्यूट वॉइड बन चुका था, वह बिंदु जहां सभी कथाएं समाप्त हो जाती हैं और सत्य स्वयं अव्यक्त में विलय हो जाता है, फिर भी अनंत बना रहता है। और इस परम शून्य के अंतिम सत्य में क्या कथा स्वयं को अनंत रूप से पुनः रचती रहेगी, या एक परम सत्य ही ब्रह्मांडीय चेतना का अंतिम रहस्य है, जहां होना और न होना एक हो जाते हैं और कहानी स्वयं अंतिम अव्यक्त मौन में विलीन हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।